जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। चुनाव के माहौल में भविष्यवाणियां तो होती ही रहती हैं, लेकिन हम भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते। हम कर्म और उससे मिलने वाले फल पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ जो थंबनेल आपने देखा, अब की बार 35 पार, वो भविष्यवाणी नहीं, कांग्रेस के कर्मों का आंकड़ा है, जिसे पूरा देश देख तो रहा है, सिर्फ उसका सही विश्लेषण नहीं कर पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं तथ्यों का विश्लेषण करके आपको 4 जून के परिणाम बताएंगे। आपको ये तो पता होगा कि भाजपा बिना चुनाव हुए 2 सीटें अब तक जीत चुकी है। पहले सूरत की सीट और अब इंदौर की। इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने पर्चा वापसी के दिन अपना नामांकन ही वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। स्थिति की कल्पना कीजिए, कितना जला कुढ़ा होगा वो व्यक्ति जिसने इस तरह कांग्रेस को ऐन वक्त पर धोखा दिया। अब एक इवेंट देखिए और कांग्रेस की स्थिति समझिए। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोगों से भाजपा में शामिल होने की अपील भी की थी और सिर्फ एक दिन में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं की संख्या 1,26,000 तक पहुंच गई थी। संगठन की सदस्यता ग्रहण करने वालों में 40% के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। इनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बड़े नेता शामिल थे, जिनमें मौजूदा विधायक से लेकर पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और मौजूदा महापौर के पद पर कार्यरत नेता भी शामिल रहे। भाजपा ने इसके लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया है, जिसका नाम है न्यू ज्वाइनिंग टोली। सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को तब लगा जब 24 सालों तक राज्यसभा के सांसद रहे सुरेश पचौरी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पचौरी कांग्रेस के शासनकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनका कद बेहद ऊंचा माना जाता है। यहाँ तक कि उनकी सिफारिश पर विधानसभा और लोकसभा के टिकट दिए जाते थे, लेकिन वो पार्टी छोड़कर चल दिए। इसमें छिंदवाड़ा के कई कांग्रेस नेता शामिल हुए, जिनमें कांग्रेस के मौजूदा विधायक कमलेश शाह और मौजूदा महापौर विक्रम आहाके भी भाजपा में आ गए। इनके बाद पूर्व विधायक दीपक सक्सेना ने भी कांग्रेस छोड़ दी। दीपक सक्सेना कांग्रेस से 7 बार के विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस ने उन्हें 3 बार प्रदेश में मंत्री बनाया था। अब सबके नाम कहाँ तक बताएं, बस इतना जानिए कि इस तरह केवल मध्य प्रदेश में कांग्रेस छोड़कर जाने वालों में 13 पूर्व विधायक, 3 पूर्व सांसद शामिल हैं। कार्यकर्ताओं की संख्या तो हजारों में है, तो मध्य प्रदेश से कांग्रेस समाप्त ही समझिए। ये इवेंट बताता है कि कांग्रेस का वजूद अनेक राज्यों से हमेशा के लिए समाप्त हो गया है। अब इन राज्यों से कांग्रेस के सांसद तो छोड़िए, शायद विधायकों के भी लाले पड़ जाएंगे। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही कांग्रेस नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जो कायम हुआ था, वह थमता नहीं दिख रहा है। इधर राहुल गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा और उधर उनके प्रदेश महासचिव ने इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया। दिल्ली में चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने पार्टी छोड़ दिया। कांग्रेस के एक और नेता राजकुमार चौहान पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। अब दिल्ली में कांग्रेस को कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं और वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। सुष्मिता देव ने 30 साल कांग्रेस के साथ काम करने के बाद तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा। वे महिला कांग्रेस की अध्यक्षा थीं। इनकी गिनती करना कठिन है कि पिछले 1-1.5 माह में देश भर में कितने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। हैरानी नहीं कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने तक कुछ और बड़े नेता भी कांग्रेस छोड़ दें। पता नहीं कांग्रेस को इसकी कोई परवाह है या नहीं कि देश भर में उसके लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली में यानी कांग्रेस नेतृत्व की नाक के नीचे जो असंतोष उभरा है, उसके लिए वही जिम्मेदार है। कांग्रेस नेतृत्व से लोग खुश नहीं हैं, क्योंकि राजों महाराजों का जमाना बीते बहुत दिन हो गया, लेकिन गांधी परिवार आज भी उसी युग में जी रहा है। वो आज भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को चमचों के रूप में देखकर खुश होता है। कांग्रेस के अंदर असंतोष का सबसे बड़ा कारण यही है, आप माने या न माने। अर्जुन मोढवाडिया का किस्सा तो शायद आपको पता ही होगा।
साल 2004 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर बैठते थे अर्जुन मोढवाडिया। वो अब कांग्रेस से 40 साल पुराना रिश्ता तोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। कुल मिलाकर जहां विपक्षी कुनबा संभालने की जिम्मेदारी कांग्रेस के पास थी, वो अपने परिवार को भी नहीं संभाल पा रही है। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकेगी इस लोकसभा चुनाव में। अब चुनाव के मुद्दे पर आते हैं। आज़ादी के बाद देश में सबसे अधिक समय तक जिस पार्टी की सरकार रही, वह कांग्रेस इस बार अब तक के चुनावी इतिहास में सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस इस बार करीब 300 या 310 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उसे ज़्यादा नतीजों की उम्मीद है। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस उतनी सीटों पर भी चुनाव नहीं लड़ रही जितनी सीटें जीतने का टारगेट बीजेपी ने सेट किया है। ऐसे में पार्टी को ज़्यादा नतीजों की उम्मीद भला क्यों है? अब तक कांग्रेस ने कितनी सीटों पर लड़ा, इसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे दिनों दिन कांग्रेस का ग्राफ नीचे गिरता चला जा रहा है। 1996 529, 1998 477, 1999 453, 2004 417, 2009 440, 2014 464, 2019 421 और 2024 300। यानी 20-22 सालों में ही कांग्रेस 529 सीटों से 300 सीटों पर आकर सिमट गई। अब चलिए राज्यवार देखते हैं कि कहां-कहां कांग्रेस कितनी सीटें जीतने वाली है। उसके लिए हम 2019 के आंकड़ों को देखेंगे। कांग्रेस ने 2019 में कुल 52 सीटें जीती थीं, जिनमें मुख्य रूप से केरल में 15, पंजाब में 8, तमिलनाडु में 8 और तेलंगाना, असम में 3-3, बंगाल में 2 और बाकी राज्यों में 1-1 सीट जीती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में देश के 8 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। इन राज्यों में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और गुजरात शामिल था। 2024 के नतीजों के लिए सबसे पहले केरल से शुरू करते हैं, जहां पिछली बार कांग्रेस को सबसे ज़्यादा 15 सीटें मिली थी, कुल 20 सीटों में से। इस बार केरल में कांग्रेस का गणित गड़बड़ा गया है। यहाँ तक कि शहजादे राहुल की सीट पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जहाँ पिछली बार कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी, वहीं इस बार कांग्रेस को मुश्किल से 7 सीटें मिलेंगी। उसका कारण कांग्रेस का गठबंधन के खिलाफ लड़ना है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ वहाँ लड़ रही है। दूसरे, इस बार भाजपा भी 2 से 3 सीट केरल में निकाल रही है, जो पिछली बार शून्य थी। पिछली बार राहुल पहले पहल वायनाड गए थे, तो लोगों में एक नया उत्साह, नई उम्मीद जगी थी और जमकर कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग हुई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में राहुल के रवैये से अब पार्टी सहित जनता भी बेहद नाराज है। अब तमिलनाडु की बात करें तो पिछली बार कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। इस बार भी 8 सीटें मिलने की ही उम्मीद है। पंजाब की बात करें तो पिछली बार 8 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को केवल 3 सीट मिल सकती है, क्योंकि वहां आम आदमी पार्टी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और गठबंधन भी उनका नहीं है। साथ ही भाजपा भी सेंध लगाने की तैयारी में है। अब तेलंगाना की बात करें, जहां कांग्रेस ने 2019 में 3 सीटें जीती थी। इस बार वहां कांग्रेस की सरकार है, जिसका उसे फायदा मिलेगा और वो 8 से 9 सीटें आराम से जीत जाएगी। मतलब सबसे बड़ा फायदा तेलंगाना में ही दिखाई देगा। इसी तरह 2019 में कर्नाटक में कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती थी, लेकिन इस बार वहां उसकी सरकार है, इसलिए उसके खाते में 4 सीट जाएगी ही। असम में भी कांग्रेस को पिछली बार 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार असम में उसका खाता नहीं खुलेगा। पश्चिम बंगाल में 2 सीटों पर जीत हुई थी, लेकिन वहां भी इस बार केवल 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी, क्योंकि भाजपा और टीएमसी ही मुख्य लड़ाई में है, कांग्रेस कहीं है ही नहीं। इसके अतिरिक्त बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मणिपुर और लक्षद्वीप में कांग्रेस को 1-1 सीट मिलेगी। बाकी बचे 17-18 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा।
पिछली बार 8 राज्यों से बाहर थी, इस बार 18 राज्यों से बाहर होगी। इनमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, गुजरात, हरियाणा, पांडुचेरी, झारखंड, गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, लद्दाख आदि हैं। अब अगर कांग्रेस की कुल सीटों को जोड़ लिया जाए तो केरल में 7, कर्नाटक में 4, तमिलनाडु 8, पंजाब 3, तेलंगाना में 9, 6 राज्यों में एक एक सीट, तो टोटल हुआ 37। मतलब अगर एक दो सीट भी कहीं से और हार जाती है कांग्रेस तो अब की बार 35 भी पार नहीं हो पाएगा, और अगर इतनी सीटें जीत जाती है तो इस बार कम से कम 35 तो पार कर ही लेगी। आपको याद होगा, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही भाजपा के कई नेता कह चुके थे कि इस बार कांग्रेस 40 सीटें पार नहीं कर पाएगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पार्टी को चुनाव में 30 से 40 सीटें ही मिलेंगी। उन्होंने कहा कि वह चाहते थे कि कांग्रेस की सीटें घटकर 11 हो जाएं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। यहाँ तक कि गठबंधन की सदस्य ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस का सच लोगों को बता दिया था। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस आगामी लोकसभा चुनाव में 40 सीट भी नहीं जीत पाएगी। उन्हें पूरे भारत में 40 सीट जीतने का भी संदेह है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सीटों के मामले में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के पास उत्तर भारत के भगवा शासित राज्यों में भाजपा से मुकाबला करने की ताकत ही नहीं है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में अपने संबोधन में कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल से आपके सामने चुनौती खड़ी हो गई है कि कांग्रेस 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 सीटों पर जीत हासिल कर लें। कांग्रेस पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो चुकी है। अब सोच पुरानी हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दिनों तक राज करने वाले दल का ऐसा पतन, ऐसी गिरावट, हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं। पश्चिम बंगाल से चैलेंज आई है कि कांग्रेस 440 पार नहीं कर पाएगी, 40 पार नहीं कर पाएगी। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप 40 बचा पाए। ये पार्टी सोच से भी आउटडेटेड हो गई है। और जब सोच आउटडेटेड हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दशकों पर तक देश पर राज करने वाला दल, ऐसा पतन, ऐसी गिरावट हमें खुशी नहीं हो रही है। हमारी आपके प्रति संवेदनाएं हैं, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जी, पेशेंट खुद। आगे क्या बोलूं? तो नरेंद्र मोदी की इन चुटकियों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की दशा इस समय क्या है। कांग्रेस ने इन्हीं स्थितियों से बचने के लिए गठबंधन किया था, क्योंकि उसे अपनी हार का सही अंदाजा लग गया था। लेकिन गठबंधन भी ढाक के 3 पात होकर रह गया। कांग्रेस ने गठबंधन तो कर लिया, मगर उसके साथ आने वाले दल अपने अलग अलग घोषणा पत्र लेकर आए। उन दलों ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को पूरी तरह से आत्मसात नहीं किया। कांग्रेस के घोषणा पत्र को इंडिया गठबंधन का साझा घोषणा पत्र होना चाहिए था, लेकिन यहां भी कांग्रेस चूक गई। सांगठनिक रूप से कांग्रेस इस स्थिति में पहुंच गई है कि उसे योग्य उम्मीदवारों का भी अभाव होने लगा है। कांग्रेस के पास तो मौजूदा हालात में सभी सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं नजर आ रहे हैं। ऐसे में यही एक विकल्प उसके सामने था कि वो क्षेत्रीय दलों का ही समर्थन करे और उनसे समर्थन ले। पिछले कुछ दशकों से कांग्रेस पतन की ओर बढ़ती जा रही है। भले ही इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से देश की भावुक और भोली भाली जनता ने राजीव गांधी को अपार बहुमत दिया हो, लेकिन वह कभी इंदिरा युग के बाद पूर्ण बहुमत में नहीं आई, और अब आगे ऐसा होने की कोई संभावना भी नहीं दिखती है।
आज धर्म, राष्ट्रवाद और अर्थव्यवस्था का मुद्दा युवाओं और अन्य लोगों को ज़्यादा मजबूती के साथ अपनी ओर खींचता है। दुनिया के कई देशों में हम देख चुके हैं कि लोग धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। लोगों का भाजपा की ओर आकर्षित होने का यह एक बड़ा कारण भी है और कांग्रेस के गर्त में जाने का भी यह एक बड़ा कारण है। लगातार हिंदू धर्म की उपेक्षा और हिंदू को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखना, उनके खिलाफ अनेक कानून बनाना, मुस्लिम तुष्टीकरण करना कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। भाजपा धर्म के साथ विकास और अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती जा रही है। देश की लगातार आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था और वैश्विक मंच पर उसके विकास को मिलती स्वीकृति ने भी लोगों में उसके प्रति लगाव पैदा किया है। जबकि कांग्रेस के घोटालों और भ्रष्टाचार के केस आज भी कोर्ट में पेंडिंग हैं। एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती राजनीति वैसे भी धराशायी हो जाती है। राहुल प्रियंका में अब लोगों को कोई आकर्षण नहीं दिखता। वैसे भी गांधी परिवार में माँ बेटा जमानत पर घूम रहे हैं। नेहरू और इंदिरा का काला इतिहास उनके साथ चिपका ही हुआ है। ऐसे में कांग्रेस यदि कहानी बन जाए या इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।